बलात्कार के मामले में आसाराम समेत तमाम दोषियों को आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उनके प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। करते हैं, हम पहले भी ये कहते थे कि हम जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा करते हैं, करते थे, करते रहेंगे और आगे की जो भी हमारी प्रक्रिया होगी, जो भी हमारी रणनीति होगी, जो भी हमने एक्टिविटी लेनी होगी, वो हम अपने लीगल टीम से डिस्कस करेंगे। लीगल टीम अभी इस पूरे वर्डिक्ट को पढ़ेगी, जांचेगी, समझेगी कि कौन से स्टेप को किस तरह से उठाना है, हमने किस बात को कोर्ट में कैसे रखना है, ये लीगल टीम तय करेगी। उसके बाद ही हम आपको कुछ सटीक बता सकते हैं और ये जो भी फैसला आया है, हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए हम अगला कदम तब बढ़ाएंगे और जब बढ़ाएंगे तो हम आपको बता देंगे। सबको दोषी उसी जुडिशियल सिस्टम के कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, तो क्या एज ऑफ नाउ देखिए एक जुडिशियल सिस्टम में एक सिस्टम बना हुआ है, एक निचली अदालत होती है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये भी सिस्टम का हिस्सा है और इस सिस्टम के हिस्से के तहत इसी सिस्टम में हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे। मैंने फिर से बोला है क्योंकि जो भी वर्डिक्ट आया है मुझे आपके थ्रू पता चला है, मुझे डायरेक्ट नहीं पता चला, मैं कोर्ट से टच में नहीं हूं, मैं मेरे वकील और अपने लीगल टीम की टच में नहीं हूं, मैं उनसे बात करती हूं, उसके बाद हमारा जो पक्ष होगा मैं खुद आके आपको बताऊंगी। लेकिन देखिए हमने अपने पक्ष सारे रखे थे। हमने ये पक्ष रखा था कि कल्पना नाम की एनजीओ ने उस लड़की का विक्टिम का काउंसलिंग किया है। फिर हमने ये पता लगाया कि वो कल्पना नाम की एनजीओ महिला आयोग के साथ जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, तो महिला आयोग से जवाब आया कि कल्पना नाम की एनजीओ यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। फिर हमने पता लगाया कि क्या ये कल्पना नाम की एनजीओ कोई बिल पे करती है, कोई बिजली का बिल, कोई बैंक में अकाउंट है, तो पता चला उनका कोई अकाउंट नहीं है। किरण झा को बाकायदा कोर्ट में बुलाया गया, उनसे सवालों की झड़ी लगाई गई और वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। तो इस ग्राउंड पे हम आश्वस्त थे कि हमारी बात सुनी जाएगी। चलिए, तो यहां पर प्रवक्ता कह रही हैं कि अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं। विनीता हमारे साथ है। विनीता, क्या कुछ हलचल इस वक्त जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर हो रही है? क्या कुछ अपडेट आपके पास अंदर से आ रहा है? खुद को दोषी करार दिए जाने के बाद आसाराम की बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ थी? क्या कुछ अपडेट इस पर मिल पा रहा है? बिल्कुल बिनाज, मैं इस वक्त आपको लेकर के जा रही हूँ। सामने हमारे ठीक पीछे जोधपुर जेल है और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी वीडियो जर्नलिस्ट कमल इसको आगे लेकर आए और जिस तरह की हलचल यहाँ पर शुरू हो गई है वो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ कि अभी जैसे ही खबर आई है कि आसाराम को दोषी करार दिया गया है और साथ ही उनके बाकी जो साथी थे उनको भी दोषी करार दिया है। इस वक्त स्थिति यहाँ पर और ज़्यादा अब देख सकते हैं कि इसका अब जाहिर सी बात है कि दोषी करार देने के बाद में यहाँ पर कई चीज़ों की चाक चौबंद भी करना होगा, क्योंकि ये ध्यान रखना होगा जो पुख्ता इंतजाम किए हैं सुरक्षा के और ज़्यादा बढ़ाने होंगे, उन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी तैयारी यहाँ पर जेल के बाहर में सुरक्षा की गई थी वो थोड़ी बढ़ा दी गई है और यहाँ पर लोग जो हैं और बाहर से कोई और यहाँ पर नहीं आ सकता है। और स्थिति ये है इस वक्त कि अब क्योंकि सज़ा की क्या खबर आती है उसको लेकर के नज़रें लगातार लगी हुई है इस बात पर। और इस वक्त मैं आपको बता दूँ कि इसी जेल परिसर में यहीं से अंदर सामने आसाराम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इससे आगे हमें जाने की अनुमति भी नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर एंट्री बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई है। जेल परिसर का एक दरवाज़ा है और इसके अंदर कोई और नहीं जा सकता है। लेकिन अब स्थिति देखने की ये होगी कि जोधपुर में जो सुरक्षा व्यवस्था, जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही थी, वो अब बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए कि किस तरह से उसको पूरी तरह वो मुकम्मल तरीके से बनाए रखेगी। जिस तरह की शांति यहाँ पर अभी बनी हुई है वो कितनी यहाँ पर बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखना इलाके में ये एक बड़ी चुनौती है। विनीता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दोषी तो करार दे दिया गया है, आमतौर पर जो सजा का ऐलान होता है उसके लिए अगली तारीख मुकर्रर होती है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे पूरी बहस होती है, वो एक अलग प्रोसेस रहता है, तो उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास, क्या वो आज ही होगा या उसके लिए एक अलग तारीख मुकर्रर होगी? अब इसी बात पर चर्चा हो रही है कि अब सज़ा को लेकर के जल्द ही कोई अपडेट हमारे पास आएगा कि अभी आज ही इसको बताया जाएगा या फिर फैसला सुरक्षित रखते हुए बाद में सज़ा का ऐलान किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर अब आप मैं देख रही हूँ पिनास की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि दोषी करार करने के बाद भी समर्थकों का जो जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि अभी तक उनको शांत रहने के लिए कहा गया था आसाराम ने अपने समर्थकों से कि वो शांति बनाए रखे। अब ये देखना होगा कि आसाराम के समर्थक जो हैं वो कितनी शांति बनाए रखते
करते हैं, खास तौर से सजा के ऐलान होने से पहले। और इस वक्त की स्थितियां जो हैं वो इस वक्त हमें ये दिखाई दे रही है कि अब लगातार यहाँ की हलचल जो है वो बढ़ चुकी है जेल परिसर के बाहर। बिल्कुल, यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है और जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए भी चुनौती है। न्यूज़ नेशन भी आसाराम के तमाम समर्थकों को जनता की खबर पहुंच रही है कि आसाराम को नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में दोषी करार दिया गया है। इस फैसले को आप अदालत के फैसले का सम्मान करें। आसाराम के पास अभी भी ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प जो है खुला हुआ है। आप संयम बरतें, किसी भी तरह का उपद्रव ना फैलाएं, न्यूज़ नेशन की आपसे अपील है। हमारे साथ तमाम हमारा वरिष्ठ पैनल जो है लगातार जुड़ा हुआ है। आर.के. कपूर जी हमारे साथ हैं। आर.के. कपूर जी, जिस तरह से पॉक्सो एक्ट के तहत भी आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज है, SC एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है, तो बच्ची जो है वो नाबालिग थी, तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए अधिकतम सजा क्या कुछ हो सकती है? देखिए, अधिकतम सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। और क्योंकि ये ट्रायल इतने सालों से चल रहा है, इतने डॉक्यूमेंट पेश हुए हैं, और क्योंकि टाइम टू टाइम इनकी बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हुई है, तो ऐसा शायद आ रहा है कि एविडेंस सफिशेंट रिकॉर्ड पे था, और यही कारण है कि एविडेंस सफिशेंट रिकॉर्ड पे था कि इनकी कन्विक्शन आज सुना दी गई है। और क्योंकि कन्विक्शन सुना दी गई है, अब तो सिर्फ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे है। अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए आज ही डेट दे सकते हैं, आज ही सुनवाई कर सकते हैं, अगर एक्यूज़ की तरफ से भी उनका वकील रेडी हो, या कोई शॉर्ट डेट भी दे सकते हैं, ताकि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे फिर बहस होती है। उसमें प्रोसिक्यूशन का वकील बहस करता है कि इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा दी जाए, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और जो डिफेंस की तरफ से बहस होती है वो अपने मुद्दों से बहस होती है कि उसमें जो एक्यूज़ होता है उसका कंडक्ट देखा जाता है, पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है, और ये भी देखा जाता है कि अगर बड़ा ग्रेव ऑफेंस है तो उसमें सज़ा तो प्रोसिक्यूशन का होता है कि मैक्सिमम सज़ा दी जाए, लेकिन डिफेंस का ये होता है कि उसमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और उसका कंडक्ट, पुराना कंडक्ट ऐसा नहीं है, इसलिए कम से कम सज़ा दी जाए। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों तरफ अपने जो पहलू रखते हैं, सबमिशन रखते हैं। उसके बाद कोर्ट फिर एविडेंस के बेसिस पे जो कोर्ट में और के रिकॉर्ड में होता है उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि इसमें कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि जो एक डेटरेंस पनिशमेंट हो, ताकि समाज में एक मैसेज है कि अगर ऐसे हालात धर्म के नाम पर बरगलाना बर्दाश्त नहीं होगा, बलात्कारी बाबा कतई बर्दाश्त नहीं है। और आज जोधपुर कोर्ट से एक बड़ा फैसला आ रहा है कि आसाराम बलात्कारी है। आसाराम ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया और इस मामले में उसे दोषी करार दिया गया है। आसाराम समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। शिवा, शिल्पी, शरद चंद्र, प्रकाश, उसके जो दूसरे साथी हैं, उनको भी दोषी करार दिया गया है। SC/ST एक्ट के तहत और पॉक्सो के एक्ट के तहत यहां पर इन तमाम संगीन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है। जिस तरह से गवाहों को थ्रेटन किया, जिस तरह से गवाहों को मरवाया गया, जिस तरह से गवाही बदलने के लिए दबाव डाला गया, केस को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई, तो ये तमाम फैक्टर भी आसाराम के खिलाफ ही गए। और अब अदालत क्या कुछ सजा का ऐलान करेगी, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, इस पर लगातार अपडेट हम देंगे। लेकिन पहले हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल यादव जुड़ चुके हैं। अनिल, आप उस जगह मौजूद हैं जहां की वो पीड़िता रहने वाली थी। हम उस जगह का नाम यहां नहीं लेना चाहेंगे। उस लड़की की निजता का पूरा ख्याल रखते हुए, उसकी पहचान को गोपनीय रखते हुए, यहां पर हम आपसे सिर्फ इतना समझना चाहेंगे कि उस इलाके में आज जब इस तथाकथित बाबा को बलात्कारी करार दे दिया अदालत ने, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल अगस्त 2014 का ये पूरा मामला है और आज अप्रैल 2018 है, तो जाहिर बात है कि बहुत लंबी लड़ाई रही है पीड़ित परिवार की। इस वक्त हम शाहजहांपुर स्थित आसाराम के एक आश्रम में मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा से कहूँगा कि आश्रम की स्थिति दिखाएं। देखिए, यहाँ पर भक्त नहीं है, समर्थक नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ सुरक्षा कर्मी है, पुलिसकर्मी है यहाँ पर मौजूद है, इसलिए कि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं कोई बवाल ना हो, उनके समर्थक कोई उपद्रव ना करें। लेकिन समर्थकों को अंदेशा पहले ही था कि उनके बलात्कारी बाबा को सजा होगी, वो दोषी करार दिए जाएंगे, इसलिए पहले से वो पलायन कर गए। 7 बीघे में बना हुआ ये है पूरा आश्रम है और ऐसा बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने ही आश्रम बनाने के लिए आसाराम को ये ज़मीन गिफ्ट करी थी। लेकिन जिन्होंने आश्रम बनाने के लिए ज़मीन करी, उन्हीं के साथ इतना बड़ा छल किया गया। यहाँ पर सत्संग के लिए एक टीन शेड बनाया गया हुआ है, एक चौकी बनी हुई है। आसाराम यहाँ पर सिर्फ एक बार आए थे और उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया था, लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं है, सभी फरार है। एक केयर टेकर है जो सिर्फ ये सामने बना जो कॉटेज है यहाँ पर रहते हैं, बाकी पीछे एक मंदिर है,
कोई नहीं रह गया है, सभी यहाँ से फरार है, कोई समर्थक नहीं है। जाहिर बात है कि लगातार बाबा के समर्थकों की संख्या 2014 के बाद से घटी है, तो अब सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम रह गए। यहाँ पर हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं। सर जी मैं आपके पास लौटूंगी। अनिल जी बोले। पूरा सुरक्षा यहाँ पर लगाया गया है, जो भी कोर्ट का निर्णय आना था उसके हिसाब से देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है और उसको लेकर के पर्याप्त सुरक्षा लगाई गई है। चलिए, तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन जोधपुर में जहां पर यह फैसला सुनाया गया है वहां पर क्या कुछ हलचल हो रही है? क्या दोषी करार दिए जाने के बाद, क्या आसाराम को बलात्कारी करार दिए जाने के बाद वहां समर्थकों से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से। लाल सिंह, क्या अपडेट आपके पास? देखिए विनाश, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहता हूं। अभी जो सूचना सामने आ रही है उसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। इससे पहले इस तरह की सूचना सामने आई थी कि आसाराम सहित सभी जो 4 आरोपी हैं, यानी कि 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। आसाराम उसमें है, शिवा है, शिल्पी है, शरद और प्रकाश है, इनको दोषी करार दिया गया है। लेकिन अभी जो अपडेट आया है वो ये बताया जा रहा है शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी आसाराम, शिल्पी और शरद को दोषी माना गया है और इनको उसी तरह का दोषी माना गया है जिनको आसाराम को पॉक्सो एक्ट के तहत आईपीसी धारा 376 के तहत दोषी माना गया है। यानी कि ये जो सजा है इसमें 10 साल से कम और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। दरअसल शिल्पी वही है जिसने वो पूरा षड्यंत्र रचा था। छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन थी जिसने पीड़िता को बताया था कि तुम्हारे भूत प्रेत का साया है, आसाराम ही तुम्हें भूत प्रेत से मुक्त कर सकते हैं। तो यानी कि ये मान लिया गया है कि शिल्पी इस पूरे जो अपराध घटित हुआ है इसकी मुख्य कर्ता धर्ता थी, षड्यंत्रकर्ता थी, ये कोर्ट ने मान लिया है। लेकिन अब इंतजार है कि कोर्ट सजा का जो ऐलान करती है उसमें क्या सजा इनको सुनाती है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, बिल्कुल, यानी कि शिल्पी और शरद चंद्र को आसाराम के कुकर्मों में बराबर का साथी माना गया है। और एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें, एक जानकारी दुरुस्त कर लें यहां पर कि शिवा और प्रकाश, जी हां, शिवा और प्रकाश को अदालत ने बरी कर दिया गया है। पहले हमने आपसे जानकारी साझा की थी कि तमाम जो 2 आरोपी हैं उनको दोषी करार दिया गया है, लेकिन अब आपको बता दें कि शिल्पी, शरद चंद्र और आसाराम को दोषी करार दिया गया है। आसाराम पर बलात्कार का जुर्म जो है वो साबित होता है। यहां पर शिल्पी, शरद चंद्र को भी दोषी करार दिया गया है कि बाबा के कुकर्म में, बाबा कहना गलत होगा, बलात्कारी है वो, तो यहां पर शिल्पी और शरद चंद्र को उनके कुकर्मों में बराबर का सहयोगी साथी माना गया है और उनको दोषी करार दिया गया है। लेकिन शिवा और प्रकाश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। ये हम जानकारी दुरुस्त करना चाहेंगे क्योंकि पहले जो जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक ये सभी आरोपी जो हैं उनको दोषी करार दिए जाने की बात कही जा रही थी। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर अगली तारीख जो है उस पर बहस होगी, आमतौर पे ऐसा होता है, या फिर आज ही जो है यहाँ पर इस पूरे मामले में सजा का ऐलान भी हो जाएगा। सजा का जो क्वांटम होगा, कितनी सजा हो, उस पर बहस भी कि आज ही पूरी हो जाएगी। इस पर लगातार हम अपडेट देंगे। लेकिन सवाल आज यहाँ उस प्रशासन से भी उठ रहा है जहां पर ये अवैध आश्रम फल फूल रहे थे। आश्रमों के भीतर तथा कथित स्वयंभू धर्मगुरु, इन्हें कौन धर्मगुरु का दर्जा देता है? कोई ऐसी मशीनरी नहीं है। वो प्रशासन अपने आसपास, चाहे हम गुरमीत राम रहीम जैसे शख्स की बात कर लें या आसाराम की बात कर लें या फिर आसाराम का बेटा नारायण साईं जो सलाखों के पीछे रहा उसकी बात कर लें, आप देखिए कि ये फलते फूलते हैं, अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता है वक्त रहते हुए कि हमारा प्रशासन, हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही दोषी नहीं है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे तथा कथित बाबाओं को फलने फूलने देते हैं। जब तक उनका साम्राज्य, बड़ी बड़े आश्रम नहीं खड़े हो जाते, जब तक बड़ी बड़ी इमारतें नहीं नजर आने लगती, तब तक हम जो हैं उन पर किसी भी तरह की उंगली उठाने से डरते रहते हैं क्योंकि वो धर्म का चोला ओढ़े रहते हैं और हमारे नेता भी उनके आगे जाकर नतमस्तक होते हैं, उनके कार्यक्रमों में शरीक होते हैं। तो हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनीता, ताजा अपडेट लाल सिंह ने यह साझा की है कि सबूतों के अभाव में शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया गया है, और अंदर से क्या अपडेट आपके पास आ रही है? क्योंकि मीडिया को तो भीतर जाने की इजाजत नहीं थी, चुनिंदा लोग ही अदालत की कार्रवाई में मौजूद थे। अगर आपके सोर्सेस ने बताया हो कि जैसे ही आसाराम को दोषी करार दिया गया तो 5 साल में जेल में बंद इस बाबा की पहली प्रतिक्रिया क्या थी खुद के बलात्कारी साबित होने पर? विनीता,
पिनाज, क्योंकि डिफेंस की तरफ से भी वहाँ पर 14 वकील जो है, पूरी एक बड़ी टीम वहाँ मौजूद थी। एक बड़ी निराशा उनके हाथ लगी है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आसाराम लगातार ये बोलते रहे कि जो भी फैसला होगा उस समय स्वीकार करूंगा। विनीता, मैं आपको माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ। इस सवाल के बाद दोबारा आऊंगी मैं आपके पास। इस वक्त एक आकाश बाबा नाम के वकील जो हैं वो आसाराम के वकील पैनलों में शामिल थे। क्या कुछ कह रहे हैं इस फैसले के बाद, जरा सुन लेते हैं। दिल्ली में बैठ के थोड़ा उनको गाइडेंस वगैरह देता रहा थ्रू आउट। अब उसमें कई सारे ऐसे लेक्यूना हैं ट्रायल में जो अब हमें जजमेंट देख के उसका जो कोर्ट का आउटकम होगा वो देखना पड़ेगा। बट उसमें जो लड़की है जिसके साथ कोई एलिगेशन है कि रेप हुआ है, उसकी एज की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी ट्रायल में। डिफेंस के हिसाब से वो 18 प्लस की थी और प्रोसिक्यूशन ने कहा कि वो 18 साल से कम है। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो फिर पॉक्सको जो है वो इसमें नहीं लगेगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इसमें नहीं लगेगा। तो एज जो है वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस केस में। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन है लड़की के बयानों में, 161 के बयान में, 164 के बयान में, कोर्ट में जब आई उसके बयान में, प्लस 5 दिन का डिले था इसमें FIR कराने में। कई सारे ऐसे एलिमेंट है जो ट्रायल में सामने आए हैं। चलिए, तो लूप होल्स निकालना वकीलों का काम है और उसके बाद क्योंकि अभी निचली अदालत से ये पूरा फैसला है और उसके बाद आगे अपील करने का रास्ता खुला हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है इसमें अपने लिए अभी भी उम्मीद की किरण जो है वो ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से 5 साल तक आसाराम को जमानत नहीं मिलती है, जिस तरह से आसाराम गवाहों को भी तोड़ने मोड़ने की धमकाने की कोशिश करते हैं, गवाहों की हत्या हो जाती है और अगर बेल नहीं मिलती और उसके बाद आज दोषी करार दिया जाना, तो हम तो यही कहेंगे कि आसाराम बाबा नहीं बलात्कारी है। हमारे साथ विनीता इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विनीता, जब आसाराम के बलात्कारी होने पर अदालत ने मुहर लगाई तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आसाराम की? अब मैं पिनाज आपको यही बता रही थी कि जिस तरह से उन्होंने कहा था पहले कि जो भी फैसला होगा वो मुझे स्वीकार्य होगा और कोर्ट की वो इज्जत करते हैं और वो उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन इतना आसान होता नहीं है क्योंकि जिस तरह से राम रहीम के मामले में जब फैसला आया था तो वो पूरी तरह से बिखर गए थे अंदर। हालांकि ये बाबा जो हैं, इस तरह के बाबा खासतौर से कहा जाए कि जब ये कुकर्म करते हैं उस वक्त में शायद ये बिखरते नहीं है क्योंकि किसी की ज़िंदगी बिखरती है, लेकिन इस वक्त में जब उनको फैसला सुनाया जाता है, जब अब इस वक्त उनकी मनोस्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी जाहिर है, क्योंकि अभी सज़ा का फैसला होना बाकी है। अभी उन्हें दोषी करार दिया गया है। हालांकि इसका अंदाज़ा उनको कुछ रहा भी था क्योंकि जिस तरह से बार बार उनकी ज़मानत खारिज हुई थी और जिस तरह से बार बार उनको मुँह की खानी पड़ रही थी इस मामले में, उससे उनको अंदाज़ा था कि वो किस तरह की स्थितियाँ उनके सामने। लेकिन उनकी नज़र जो है इस वक्त बनी हुई है वो सिर्फ इस बात पर है कि उनको सज़ा कितनी होती है। उसमें ज़रूर वो उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद उनको कम से कम सज़ा में छुटकारा मिल जाए, जो कि नहीं होगा क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ इस वक्त बनी हुई हैं। और एक बड़ा मैसेज जो है वो जाता है इस तरह के बाबाओं को लेकर के, जब वो दोषी करार दिए जाते हैं और ये पता लगता है कि वो एक नाबालिग लड़की के रेप केस में शामिल हैं, उन्होंने रेप किया, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए ये जानना बहुत मुश्किल होता है, समझना बहुत मुश्किल होता है कि एक बड़ी सज़ा भी उनका इंतज़ार कर रही है। इसी 4 दीवारी में इस वक्त वो सज़ा का ऐलान जो है वो है और अभी हमें जानकारी इस बारे में सिर्फ यही है कि वो परेशान हुए हैं, उनको काफ़ी क्योंकि अंदाज़ा उनको था इस बारे में, लेकिन इस वक्त उनकी परेशानी यही है कि उनको सज़ा कितनी होगी। इसी पर इस वक्त आसाराम की जो नज़र है वो लगी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब ये होगा कि जिस तरह बड़े बड़े वकीलों की पैरवी के बाद भी उनकी ज़मानत खारिज हुई है, तो कहीं यहाँ पर उनको एक बड़ी सज़ा का अगर ऐलान होता है तो एक दोषी बाबा, एक बलात्कारी बाबा जो है वो पूरी तरह से अब अपने कुकर्मों की सज़ा जो है वो पाने के लिए तैयार हो जाए। ये मनोस्थिति इस वक्त उनकी चल रही है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लाल सिंह फौजदार भी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। विनीता, उनसे भी अपडेट ले लें। लाल सिंह, आपके साथ कुछ वकील मौजूद हैं जो अदालत की इस कार्रवाई के दौरान वहां पर मौजूद थे। जैसे ही आसाराम को दोषी करार दिया गया, आसाराम की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो बिलख कर रोया जिस तरह से हमने राम रहीम के केस में देखा? क्या हुआ वहां पर? अदालत ने क्या फैसला सुनाते वक्त क्या रेफरेंसेस दिए? पूरी कार्रवाई का अपडेट लें। बिल्कुल, आज हम सीधे उनके पास चलते हैं। भारत भूषण हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जब जैसे ये सज़ा का ऐलान हुआ, आसाराम और उसके साथ 3 आरोपी दोषी हैं, 2 को बरी कर दिया। पहले तो पूरा जो अपडेट है वो दें और आसाराम की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आसाराम जी की अभी इस केस के अंदर प्रतिक्रिया तो बाहर से अभी दो एक्यूज़ को जो बरी किया, शिवा और प्रकाश को, और 3 को, जैसा कि इन्होंने पहले ही ये कहा था कि हमारे को जो है न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास है और न्याय व्यवस्था का हम सम्मान करेंगे।
उनका पहला वर्ड यही था। अभी भी उनका भी पहला वर्ड यही है कि हम न्याय व्यवस्था पे हम विश्वास रखते हैं, जैसा न्यायालय ठीक करेगा, हमारे लिए जैसा भी करेगा ठीक करेगा। अब क्या सजा का जो बिंदु है, कितनी सजा हो सकती है और अब क्या प्रक्रिया चल रही है, अब कानूनी प्रक्रिया अंदर क्या चल रही है, क्योंकि दोषी मान लिया गया है? जी, लीगल प्रक्रिया अब ये चलेगी कि एक बार जब किसी को दोषी करार दे दिया जाता है तो दोष करार देने के बाद में ये कोर्ट को तय करना है कि उसको सज़ा कितनी दी जाए। उसके ऊपर डिफेंस की तरफ से भी आर्गूमेंट होते हैं और प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आर्गूमेंट होते हैं। तो अभी न्यायालय के अंदर दोनों की तरफ से आर्गूमेंट किए जा रहे हैं। आसाराम बापू और उनके अधिवक्ता के द्वारा ये आर्गूमेंट किया जा रहा है कि उनको मिनिमम से मिनिमम सजा दी जाए, यानी आर्गूमेंट किया जा रहा है सजा पर। लाल सिंह, तो इसका मतलब हम ये समझें कि आज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कितनी सजा होगी उस पर भी फैसला भी आ जाएगा अगर आर्गूमेंट हो रहा है तो? देखिए, बिल्कुल अभी एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है भारत जी कि अभी क्योंकि दोषी करार उनको दे दिया गया और सज़ा के बिंदुओं को लेकर चर्चा हो रही है, कितनी सज़ा उनको दी जा सकती है, कम से कम क्या सज़ा हो सकती है, अधिकतम क्या सज़ा हो सकती है, और क्या सज़ा का फैसला भी आज ही आ जाएगा? सज़ा का फैसला भी आज ही आना निश्चित लग रहा है। और पोक्सो एक्ट के तहत सेक्शन 5 के अंदर उसकी डेफिनेशन है, अगर 5 में गिल्टी है और 6 में उसकी सज़ा है तो मिनिमम 10 ईयर है, वो मैक्सिमम उम्र कैद तक की भी सज़ा हो सकती है। और आईपीसी की धारा 376 में अगर दोषी करार दिया गया है तो उसमें भी उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अब ये न्यायालय पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी यानी सजा 10 देता है, साल लेकिन से कम की सजा तो नहीं होगी आसाराम को, क्योंकि यहां पर जिस तरह से लाल सिंह फौजदार के साथ मौजूद वकील जो अदालत परिसर में मौजूद थे, उनका कहना है कि जिस तरह से पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्शन 5 के तहत दोषी करार दिए गए हैं तो ऐसे में उसमें मिनिमम सजा जो है वो 10 साल की है, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो 10 साल से कम तो बाबा के लिए, यहां पर बलात्कारी बाबा के लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित के पिता, ये आपको ये भी सुनवाते हैं कि आखिरकार न्याय मिल ही गया उनकी बेटी को। उम्मीद है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम घर से अपने बाहर निकले नहीं है, पुलिस का सख्त पहरा है। मैं केवल अभी बाहर आया हूँ पुलिस दरवाजे से। कितनी हमें धमकियाँ दी हैं, कितनी बार हमें जान से मारने का प्रयास किया। चलिए, तो बताया जा रहा है, पीड़ित के पिता कह रहे हैं कि किस तरह से पुलिस का सख्त पहरा है, सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, क्योंकि उनको मारने की धमकाने की जो है धमकियां लगातार इस केस की सुनवाई के दौरान पिछले 5 साल में अनगिनत धमकियां उनके पास आती रही हैं। राहत महसूस कर रहे हैं। लगातार अपडेट हम आप तक भी पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। वीपी पाटिल और हमारे साथ पूर्व जज वीपी पाटिल और राजश्री जी भी इस वक्त हमारे साथ, मौजूदा जज, सिटिंग जज इस वक्त जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राजश्री जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 के तहत गिल्टी पाया गया है, तो उस मामले में अब अगर हम ये समझें कि मिनिमम 10 साल से कम तो आसाराम के लिए कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इसके तहत पॉक्सो के तहत जो सुनवाई चल रही है और उस पर मैंने पहले भी कहा था कि आर्गूमेंट्स होंगे और क्वांटम पर अब लिया जाएगा। सुनवाई पूरी हो जाती है तो क्वांटम पर लेके जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो काम वहाँ अंदर जेल के अंदर सुनवाई जो हो रही है, जिस सेक्शन के तहत हो रही है, उसमें मिनिमम 10 साल की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा भी तय की जा सकती है। इसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं है और ये जो ट्रायल है ये जज के डिस्क्रिप्शन पर है कि वहाँ जो साक्ष्य उनके समक्ष होंगे उसी के आधार पर वो सज़ा का ऐलान करेंगे। बिल्कुल, तो जहां जो साक्ष्य हैं उसके हिसाब से सज़ा का ऐलान होगा। लेकिन जिस तरह से पॉक्सो एक्ट में मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 साल की है, उससे और अधिकतम जो है आजीवन कारावास है, तो देखना होगा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे जो बहस होगी उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ मनोज जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप वरिष्ठ वकील हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आमतौर पे हमने देखा है कि फैसला आता है, उसके बाद क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर जो है वो बहस अगली हियरिंग में होती है। यहाँ पर आज ही हो रही है, ऐसा कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है? एक्चुअली ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, जज का। मैं क्या बोलते हैं पिनाश जी, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ख़ास तौर से जो ये समर्थक हैं आसाराम के, उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ इस मीडिया के नेशनल न्यूज़ नेशन के माध्यम से, कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे आपके परिवार में हो, घर में हो, आपका फादर मदर, चाहे कोई भी हो, अगर कोई वो अपराध करता है, वो भी रेप जैसा जघन्य अपराध करता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके खिलाफ एफआईआर होती है।
अब जितने भी आसाराम के फॉलोवर हैं भारत में, भारत को ये समझ में नहीं आता है कि वो अंधभक्ति होती है क्या? मैं आपसे कानूनी पहलू समझना चाहूंगी एक बार फिर से कि आज जो ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर बहस हो रही है वो मैं समझना चाहूंगी कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर बहस आज ही पूरी हो जाएगी, सजा का ऐलान आज ही हो जाएगा, क्या होता है? ये टोटल डिस्क्रिशन जज का होता है। अच्छा। क्योंकि एक जो जज होता है उसको डिसाइड करना होता है कि वो क्या करेगा, जैसे विटनेस लेना, एविडेंस लेना, जजमेंट प्रोनाउंस करना, कौन सी डेट को जजमेंट लगेगा, कौन सी डेट में जजमेंट दिया जाएगा, ये टोटल डिस्क्रिशन है जो जज सुनेगा। क्योंकि ये जो पनिशमेंट है सारे वो एडिशनल सेशन जज से नीचे रैंक के लोग नहीं सुन सकते, और एडिशनल सेशन जज जो होते हैं वो या तो एचजीएस ऑफिसर होते हैं, हायर जुडिशरी सर्विसेज से होते हैं, या प्रमोटी होते हैं। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ख़ास तौर से आज मैं इस भारतवर्ष की न्यायपालिका को नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ, क्योंकि 14 वकील जो उन्होंने बहुत पूरी जोर लगाकर 14 वकील रखने के बाद भी आज जो है व्यक्ति मुलजिम से मुजरिम बन गया।